नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास ही रही है। चुनावी रस्म के मुताबिक जीत के दावे दोनों पक्षों ने किए थे, जोर शोर से किए थे, प्रचार में जमकर पसीना भी बहाया, लेकिन जीत मिली कांग्रेस की सावित्री मनोज मंडावी को। अब तो इस पर बहस खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हार पर भाजपा के जिम्मेदार नेताओं ने सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर भाजपा प्रत्याशी की चरित्र हत्या का आरोप लगाया, लेकिन यहां भी भाजपा के दिग्गज एक मत एक राय नहीं दिखते। एक नेता कांग्रेस की जीत के पीछे सहानुभूति की लहर बताते हैं, तो दूसरे दिग्गज इसे सरकार का षड्यंत्र करार देते हैं। जवाब में कांग्रेस पार्टी कह रही कि दरअसल भाजपा अपनी हार को पचा नहीं पा रही। अब यहां एक प्रमुख सवाल है, क्या वाकई भाजपा में हार से हाहाकार जैसी कोई स्थिति है? क्या 2023 के पहले भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक हो सकेगा? आखिर किस रणनीति से वो आगामी चुनाव की तैयारी करेगी? इस पर हम करेंगे सीधे तौर पर बातचीत। दोनों पक्षों के दो बड़े धीर गंभीर विचारशील नेता हैं। रजनी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, विधायक महोदय हमारे साथ में जुड़े हैं। नमस्कार सिंह साहब, स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी साहब हैं, जो दशकों से सियासी और चुनावी पॉलिटिक्स को समझते हैं, लंबा अध्ययन रखते हैं। नमस्कार तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। आप दोनों से हम छत्तीसगढ़ की बात में सीधे बात करेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, नेताओं के बयान सुनवाते हैं। कांग्रेस का षड्यंत्र था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पीछे रह गई। छत्तीसगढ़ के नेता आदरणीय भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री को भानु का जनता की तरफ से बधाई देता हूं। रमन सिंह जी तो कभी मुझे मुसवा, बिलई, कुकुर ये सब बोलते रहे। जो असली भगवा है ना, वो छत्तीसगढ़ की जनता है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सावित्री मंडावी की जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कांग्रेस नेता जनता जनार्दन से मिले आशीर्वाद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये लगातार 5वां उपचुनाव है जिसमें कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार हुई है। नतीजे आने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी कांग्रेस ने षड्यंत्र कर उपचुनाव जीता है। आप खुद ही सुनिए। कांग्रेस का षड्यंत्र था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पीछे रह गई। रमन सिंह का पक्ष तो आपने सुन लिया। अब जरा बृजमोहन अग्रवाल का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो सावित्री मंडावी को जीत की बधाई देते हुए ये लिख रहे हैं कि भानु प्रतापपुर की जनता ने स्वर्गीय मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी है। न सिर्फ ट्वीट बल्कि हार के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात का जिक्र किया कि 2 ब्लॉक जहां से बीजेपी कभी नहीं हारी, वहां भी हार मिली, जिसकी समीक्षा की जरूरत है। चारामा और हाराडोला 2 एरिया बीजेपी के एरिया रहे हैं और वहां भी हम पीछे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए आत्ममंथन का विषय है। यानी एक नेता हार की वजह षड्यंत्र बता रहा है, तो दूसरा इसे सहानुभूति की जीत बता रहा है। एक ही पार्टी और अलग अलग बयान, जिस पर कांग्रेस भी चुटकी ले रही है कि भानु प्रतापपुर हार को बीजेपी पचा नहीं पा रही। और भानु प्रतापपुर की हार को भारतीय जनता पार्टी वाले पचा नहीं पा रहे हैं। माननीय रमन सिंह जी कहते हैं कि ये षड्यंत्र से जीते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी कहते हैं सिंपैथी से जीते हैं। ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। फिलहाल ये समीक्षा का विषय है कि भानु प्रतापपुर में बीजेपी से कहां रणनीतिक चूक हुई। वो आदिवासियों को रिझाने में फेल हो गई या फिर ब्रह्मानंद नेताओं से जुड़ा विवाद हार का कारण बना। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पार्टी हाईकमान को विधानसभा चुनाव से पहले तलाशने होंगे। कुल मिलाकर एक के बाद एक 5वीं हार के बाद पार्टी नेताओं के अलग अलग बयान ये बता रहे हैं कि हार के बाद बीजेपी में हाहाकार मचा हुआ है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए, बिना ब्रेक के ये बहस होगी और इसमें शुरुआती ओपनिंग स्टेटमेंट आप लोग 2-2 मिनट के भीतर अपनी बात रखिए। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी के रिएक्शन से ये बहस शुरू हुई है, तो उन्हीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। रजनी सिंह साहब, बात आप अपनी रखिए। 2 नेता 2 अलग अलग तरह की बात कह रहे हैं। एक कहते हैं साजिश है, षड्यंत्र है सत्ता पक्ष का, दूसरे कहते हैं सहानुभूति की लहर है। क्या नेताओं में एका नहीं? और बड़ी बात यह कि ये दोनों वही नेता हैं जिन पर जीत का सेहरा होता अगर बनता, तो फिर हार की जिम्मेदारी लेने से आप दूसरों पर इस तरह के आरोप लगाकर क्या सिद्ध कर रहे हैं? देखिए पाठक जी, पहले तो मैं सावित्री मंडावी जी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं जी उनकी जीत के लिए। और किसी भी चुनाव में हार या जीत के एक कारण नहीं होते,
उसके अनेक कारण होते हैं। और इसमें जिस तरह से बातें की जा रही है कि दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग नहीं बोल रहे हैं। वो जो हार के कारण है, कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने स्वीकार किया है कि निश्चित रूप से सावित्री मंडावी जी के पक्ष में सहानुभूति थी, सहानुभूति की लहर थी, वास्तविकता है वो। तो आदरणीय बृजमोहन जी ने इसी बात को कहा है। और जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार के साथ उन्होंने षड्यंत्र किया, वो भी सत्य बात है, तथ्य है। हमने देखा है कि जिस तरह स्क्रूटनी के बाद उनकी चरित्र हत्या करने का प्रयास किया गया, वो भी एक कारण है। और मैं एक कारण और जोड़ देता हूं पाठक जी, मैं वहां रहा हूं, वहां पर धन बल का पूरा दुरुपयोग किया गया है। पैसा, साड़ी, कंबल, अन्य और जो चीज होते हैं वो सब बांटा गया है। शासन के अधिकारियों का दुरुपयोग किया गया है। तो ये सब बातें एक ही है, कहीं पर कोई ये नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी सब एक बात ही कर रहे हैं। हो सकता है कोई एक विषय, दो विषय ले रहे हैं, लेकिन ये सारी परिस्थितियां थी। इन्होंने विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा है। आप देखिए वहां का समाचार पत्र, जब इनके बड़े नेता वहां गए हैं तो क्या बात की है। ये कहीं बात नहीं किए हैं 4 साल के अपनी उपलब्धि के बारे में कि हमने ये किया वो किया। यदि सरकार में जैसा कि बता रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, तो विकास के नाम पर वोट मांगते तो हम सब ने देखा है कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता जो कह रहे हैं रजनीश जी, सच्चाई है। रजनीश जी, हालांकि इनमें से ऐसी कोई भी बात नहीं है जो पहली बार हो रही हो। हालांकि बात हम छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ी पे हम स्टिक रहेंगे, लेकिन क्या बाकी के प्रदेशों में ये चुनावी तौर के ऊपर जो घोषणाएं की जाती हैं वो, या जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं वो, ऐसा क्या ये पहली बार यहाँ एग्जाम्पल हो रहा है? एक सवाल पर आप जरूर उत्तर दीजिएगा। फिलहाल तिवारी जी की बारी। तिवारी जी, एक तो आप रजनीश सिंह जी की बात का उत्तर दें। क्या विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गजों का आपको दिखाई दे रहा है? और अगर दिख रहा है तो उसकी क्या वजह है? आप कह रहे हैं हार पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं एक हार के कई कारण होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है पाठक जी कि इस बात को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी बौखलाहट में इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे कारण है। ये चुनाव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी, इसलिए क्योंकि अब इसके बाद कोई चुनाव होना नहीं है। यह लिटमस टेस्ट था। जनता कसौटी पर कसने वाली थी दोनों दलों को कि आपने काम किया है कि नहीं किया है, आपने ठीक से विपक्ष की भूमिका निभाई है कि नहीं निभाई है। इन बातों को लेकर के हम और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस उपचुनाव में सामने गए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जनता ने भूपेश बघेल जी के कार्यों के प्रति अपने विश्वास की मुहर लगाई है और कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। अब इन दोनों का मतांतर, डॉक्टर साहब का यह कहना, बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, इस चुनाव में किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं हुआ है। षड्यंत्र करना कांग्रेस की आदत में भी नहीं है। षड्यंत्र उसको बोलते हैं जो आपने अंतागढ़ के चुनाव में किया था, उसको बोलते हैं षड्यंत्र। ये चुनाव तो बिल्कुल पूरी तरह से अप्रत्याशित रूप से हमारा एक साथी बिछुड़ गया। उसको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हमने उसकी पत्नी को असहाय छोड़ने की बजाय उसको कांग्रेस की टिकट दिया और उस क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। एक बात समझ लीजिए कि ये 4 साल का कार्यकाल आप भूपेश बघेल जी का देखिए। पाठक जी, मैं पहले दिन की बात कर रहा हूं, जिस दिन उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, उस दिन से किसानों की कर्ज माफी से लेकर के समर्थन मूल्य से 40% ज्यादा धान का मूल्य देने की प्रक्रिया प्रारंभ की। और जिस आदिवासी अंचल में यह चुनाव हुआ है उसकी तो वानगी देखिए आप कि किस तरह से तेंदुपत्ते का समर्थन मूल्य बढ़ाया और किस तरह से लोहांडीगुड़ा की जमीन वापस करने का प्रयास किया। जिस तरह से सुदूर वनवासी अंचल में आज पढ़ाई की सुविधा मिली हुई है, वहां पर लोग स्वामी आत्मानंद स्कूल की मांग करते हैं। और जिस तरह से आर्थिक प्रगति हुई है आदिवासी अंचल में, कर चुके हैं। मैं सीधे कुछ सवाल पूछूंगा। रजनीश जी, ऐसी क्या मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस बात को उद्धृत नहीं किया? षड्यंत्र किया जा रहा, चरित्र हत्या की जा रही, ये आरोप भी बीजेपी ने लगाया, जोर शोर से लगाया।
आप जेल भेज दें तो भी हम चुनाव जीतेंगे, ये दावा भी किया। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से बीजेपी ने अंतिम वक्त तक उठाया, जमकर इस पर प्रचार किया और यह भी कहा कि आप देखिएगा सरकार के झूठ के ऊपर जब मोहर लगेगी बीजेपी पर तो साबित होगा। क्या आप बीजेपी मानती है कि अब जनता या ये वर्ग सरकार के साथ है आरक्षण के मुद्दे पर भी और इन तमाम मुद्दों पर भी? बिल्कुल नहीं है पाठक जी। यदि चुनाव के जो वोटिंग हुआ है और जितने वोट अन्य लोगों को मिला है, चाहे वो सर्व आदिवासी समाज के हो, गोंडवाना हो, अन्य इंडिपेंडेंट को, तो इस सरकार के ऊपर बिल्कुल विश्वास उसमें कहीं पर परिलक्षित नहीं होता। अब आपने पूछा कि जीत के क्या क्या कारण होते हैं, हार के कारण। निश्चित रूप से एक तो जो बाई इलेक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल का ही चुनाव होता है और अमूमन 99% जगह देखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा है कि एक चुनाव को छोड़ दे तो जितने भी उपचुनाव हुए हैं सत्ताधारी दल ही जीतती है। और दूसरा जो क्षेत्र है भानु प्रतापपुर का, वो भी परंपरागत रूप से कांग्रेस का ही रहा है। अब उसका इतिहास डिलिमिटेशन या उसके बाद का देखें तो एकाध अवसरों को छोड़ के कांग्रेस जीतती आई। लेकिन अभी का इसमें आदिवासी वर्ग से 23,000 वोट अलग जाना, 4,000, 3,000, ये इनका परिचायक है कि इनके काम को कितना पसंद कर रहे हैं। इसके बावजूद पहले से ज्यादा मतों से अगर वो हरा रहे हैं तो तभी तो मैंने कहा क्या जनता ने मोहर नहीं लगाई? क्योंकि आप पहले अलग बात करते थे, ये पहले बात थी कि ये कुछ भी काम नहीं आने वाला, ये चुनावी रणनीति में कहा जाता है। लेकिन ये इसी मंच पर दावे हुए ना कि आप देखिएगा कुछ काम नहीं आएगा, सर्व आदिवासी समाज का कैंडिडेट आगे निकल जाएगा, लेकिन आप देखिए सरकार को आईना मिलेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या आप नहीं मानेंगे कि जनता की मोहर है अभी सरकार के कामों पर? नहीं, बिल्कुल जनता ने जो जनादेश दिया है स्वीकार है, कहीं उसमें हम कोई प्रश्न नहीं लगा रहे। लेकिन अभी आदरणीय तिवारी जी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे 4 साल की उपलब्धियों का, ये चुनाव में इनके जो मुखिया है वहां से लेकर के जितने इनके मंत्री हैं, विधायक हैं और अन्य बड़े नेता हैं, किन्हीं ने इन बातों का जिक्र चुनाव में नहीं किया। और यदि किए होते तब हमको लगता कि इनके काम पर मोहर है। काम का बातें ही नहीं किए हैं। वो तो जिन बातों का जिक्र हुआ निश्चित रूप से सहानुभूति रहता है, जब सहानुभूति रहता है। और इन्होंने जो कैंडिडेट के साथ किया काम के आधार पर ही वोट मांग रहे थे वहां पर। सबसे पहली बात यह है पुनीत जी, एक चीज को समझना पड़ेगा आपको, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चुनाव, आने वाले चुनाव की जो आम चुनाव होने वाले हैं अगले साल, उसकी पृष्ठभूमि है, उसकी धरातल है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बौखलाना स्वाभाविक है। मैं श्री बृजमोहन अग्रवाल की बात को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने सहानुभूति के अतिरिक्त, सहानुभूति तो जाने दीजिए, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। उन्होंने जिस बात को कहा कि 2 ब्लॉक में जहां हम नहीं हारते थे वहां भी हम बुरी तरह से हारे हैं। अब ये कौन से ब्लॉक हैं? ये वो ब्लॉक हैं जहां ज्यादातर पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। पिछले विगत चुनाव को आप देखें तो इन दोनों ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता रहा है। मगर इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दुत्कार दिया पूरी तरह से। और इस बात को बृजमोहन अग्रवाल जी जैसा व्यक्ति जो वहां का चुनाव संचालक था वो स्वीकार कर रहा है। तो ये बात समझना पड़ेगा कि पूरे छत्तीसगढ़ का किस तरह से मानचित्र बन रहा है अगले चुनाव के लिए। बीजेपी को नकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी का ये कांग्रेस पार्टी कह रही कि साफ तौर पर नकार दिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, नहीं तिवारी जी बहुत खुशफहमी में रहे, अच्छा है, मैं उनको बधाई देता हूं, जीत की भी बधाई दे देता हूं। और आप इसी प्रकार के दंभ में रहिए, कांग्रेस पार्टी अभी दंभ में है। यह निश्चित रूप से जो माननीय बृजमोहन जी ने कहा है कि 2 दंभ नहीं है, तथ्य की विनम्र प्रस्तुति है भाई साहब। सुन लीजिए तिवारी जी, सुन लीजिए। तो वहां हार जो हुआ है, हम बोल रहे हैं ना कि वहां हार का जो कारण है, जहां पर अपन अमूमन आगे रहते थे जिन जगहों पर, चरामा हो चाहे हराडूला हो, इन क्षेत्रों पर, तो वहां इन्हीं चीजों का जो प्रभाव पड़ा है बोल रहे हैं ना। एक तो सहानुभूति था कि मनोज मंडावी जी नहीं है, 9 महीने तो बचा है, सरकार का इसमें कोई बदलने वाला विषय नहीं था, सरकार इन्हीं की रहती, हार होता जीत होता, तो इन चीजों का मतदाताओं पर प्रभाव पड़ता है। क्या बीजेपी की प्रदेश इकाई कुछ अलग तरह के फॉर्मूले पर चल रही है? रजनीश जी एक बात ये भी बताइएगा, क्योंकि जब कभी भी अन्य प्रदेशों में कहीं कोई भी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली और कांग्रेस की तरफ से अगर यही कारण, इसी तरह के कारण बताए जाते हैं, तो आप कहते हैं कि आप हार को पचा नहीं पा रहे हैं।
आप हार को लेकर के एक आवरण बना ले रहे हैं, पहले से बहाने गढ़ ले रहे हैं, आप भाग रहे हैं। अगर आप जीतते तो आप जिन लोगों को क्रेडिट देते, अब हारने पर आप क्यों उन लोगों की जवाबदेही तय नहीं करते हैं? ठीक वैसा ही आचरण यहाँ बीजेपी नहीं कर रही अब जो आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं बाकी जगहों पर या अन्य दलों पर? नहीं, बिल्कुल नहीं पाठक जी, हम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं, जनादेश स्वीकार है, बोल रहे हैं, कौन हमारा बड़ा नेता नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कारण में यदि आप तो फिर बीजेपी की हार के बीजेपी के तरफ से कोई कारण नहीं, आप मानते हैं जो कुछ है वो षड्यंत्र कांग्रेस का है? वो तो साफ परिलक्षित हो रहा है पाठक जी। जी तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? के बाद नॉमिनेशन के बाद जो हुआ है और मैं ये कहना चाह रहा था हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सबसे पहली बात यह है कि ये भूपेश बघेल जी के कार्यों की ये कार्यों का परिणाम है। सहानुभूति छोटी बात है, ये भूपेश बघेल जी के कार्यों पर, और ये पहली बार मुहर नहीं लगा रही है। 5 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, पांचों विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली है। 68 से 71 हुए हैं हम। और एक बात और मैं पुनीत जी आपके लोकप्रिय इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा आदिवासी भाइयों को कि 32% का आरक्षण करने के लिए हमने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। और एक दो पंक्ति कहना चाहूंगा इस चुनाव के बाद में उनको शुक्रिया अदा करते हुए, उनको धन्यवाद कहते हुए कि तुझे घाटा न होने देंगे कारोबार उल्फत में दोस्त, तेरा हर एहसान हम अपने सर माथे लेते हैं। तो आदिवासी भाइयों इस बात को भी समझिए कि आपके हितों के लिए भूपेश बघेल जी पूरी तरह से जागरूक हैं, कांग्रेस की सरकार जागरूक है, और आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो, आपका सर्वाधिक विकास हो, इसके लिए हम पूरी तरह से मन से, वचन से और कर्म से पूरी तरह समर्पित हैं। और आपने आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद की भी बात रखे कांग्रेस के ऊपर। एक छोटा सा सवाल, एक छोटे पैटर्न की बात करते हैं। 18 में 3 टर्म के बाद में अनेक योजनाएं, बहुत सारा प्रचार, इन सब के बावजूद जब बीजेपी हारी तो कहा कि ये एंटी इनकम्बेंसी थी, और साथ में ये भी कहा कि साहब इसमें कांग्रेस पार्टी के ऊपर उनके वायदों पर लोगों ने भरोसा कर लिया। अब वो भरोसे की कसौटी बीच बीच में होने वाले चुनाव थे, हर नतीजा अगर उनके फेवर में गया तो क्या जनता अब भी बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं कर रही? अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही? इस बात का कोई आकलन बीजेपी ने किया है? देखिए पाठक जी, जितने चुनाव हुए हैं बाई इलेक्शन में, हारे जरूर हूं उसमें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। और आने वाले समय में देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, सहमत है तिवारी जी आप इस बात से? तो इसलिए ये सोच रहे हैं ना कि हम बाई इलेक्शन जीतते जा रहे हैं, दूर तक सहमत नहीं है। अरे आप हर चुनाव में, इस चुनाव में भी तो आपने दावा ठोका था कि हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, और क्या परिणाम निकला? हर चुनाव में आप ये दावा करते आए हैं कि हम जीत रहे हैं, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, और हर बार छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको मुंह चलिए, बात आप एकदम सही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, हार के कारणों को भी सुनना चाहती थी, जीत किस वजह से हुई, उससे किसका क्रेडिट होगा इस बात को भी वो देख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आदिवासी आरक्षण जो इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था, बीजेपी के लिए उनके कैंडिडेट पर लगा आरोप जो सबसे बड़ा मुद्दा था, इन सब के बावजूद जो कहा गया था, एक तरफ का दावा कि पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा जीतेंगे, तीसरे पक्ष आदिवासी वर्ग की कैंडिडेट की मौजूदगी में, क्या इस पर जनता की मोहर इशारा देती है कांग्रेस को भी बीजेपी को भी? ये आप दोनों समझ रहे हैं, लेकिन स्वीकार करके कितना आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 23 में अब 1 साल भी नहीं बचा है, ये बात आप दोनों समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में अपने तर्क, अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।